नमस्कार प्यारे बच्चों। नीट 2023 बहुत ही बढ़िया गया है बच्चों का। और काफी सारे बच्चों के फोन्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं, व्हाट्सएप आ रहे हैं कि क्या सर हमने जैसी तैयारी करी थी बिल्कुल उसी तरह के पेपर आए हैं, हमारे फुल सिलेबस की इतनी प्रैक्टिस करी और फाइनली हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। और कई सारे बच्चे हैं जो इंतजार कर रहे हैं अपने क्वेश्चंस के आंसर को चेक करने के लिए। तो यहाँ मैं प्रोफेसर परिमल पटेल लेकर के आया हूं आपके लिए टीएसपीएच की आंसर की। तो मैं डिस्कस करने वाला हूं सेक्शन ए केमिस्ट्री का आपका। तो लेट्स गो हेड। ठीक है, चलिए। तो पहला सवाल मैंने जो यहाँ पर पेपर लिया वो एफ सेट का है। तो देखते जाते हैं, आप क्वेश्चन आपके देख करके कंपैरिजन कर सकते हैं। तो पहला सवाल जो यहाँ पर है वो है मेटालिक सोडियम डिसॉल्व्स इन द लिक्विड अमोनिया गिविंग डीप ब्लू सोल्यूशन विच इज पैरामैग्नेटिक। बिल्कुल आपका एस ब्लॉक से ये सवाल है। सोडियम को अमोनिया के अंदर अगर आप डिसॉल्व करते हैं तो आपको डीप ब्लू कलरेशन मिलता है। और ये कलर का जो रीजन है वो होता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन्स। तो अगर इसको हम देखें रीजन क्या दिया है, ये स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। रीजन दिया है द डीप ब्लू सोल्यूशन इज ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अमाइड। बिल्कुल गलत है, क्योंकि ब्लू कलरेशन और पैरामैग्नेटिक नेचर जो है वो आता है अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से। ठीक है, तो रीजन बिल्कुल यहाँ पर गलत दिया हुआ है, असर्शन यहाँ पर सही है। तो असर्शन इज ट्रू एंड द रीजन इज फॉल्स वुड बी द फाइनल आंसर। तो आपका इस क्वेश्चन का जो आंसर है ए इज ट्रू एंड रीजन इज false. A very easy and a straightforward category question from S block elements. Next, the conductivity of a centimolar solution. Question conductivity के ऊपर है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। हमें यहाँ पर दे रखा है 0.0210 ओम। ये क्या दे रखा है हमें? कंडक्टिविटी दे रखी है। एंड रेजिस्टेंस ऑफ द सेल हमें कहा गया है कि 60 ओम्स है। ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ सेल कांस्टेंट हमें पूछा है। सीधी सीधी बात, नो बकवास, K इज इक्वल टू बी बाय आर, बराबर है। ये फॉर्मूला इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से है। तो कंडक्टिविटी हमें दे रखी है 0.0210 इज इक्वल टू बी, सेल कांस्टेंट हमें पूछा गया है। रेजिस्टेंस हमें 60 ओम्स दिया हुआ है। 6 दूनी 12, अगर ये मल्टीप्लीकेशन में जाएगा तो 6 2 12। सो यहाँ पर आपका आंसर आ जाता है बी, बॉम्बे। अगेन वन सिंगल फॉर्मूला फ्रॉम वन चैप्टर, तो नो कॉम्प्लेक्स थिंकिंग, इजी कैटेगरी क्वेश्चन। नेक्स्ट, अगेन अ क्वेश्चन विच इज वेरी इजी फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। हमें दे रखा है रेट इज इक्वल टू के ए स्क्वायर बी। हमें कहा है कि व्हेन इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज ट्रिपल, मतलब ए को हमने 3 गुना कर दिया। तो अभी ए के रिस्पेक्ट में जो ऑर्डर है वो 2 है, बराबर। तो ए को ट्रिपल करोगे तो रेट कितना हो जाएगा? 9 टाइम हो जाएगा ए की वजह से। जबकि बी के कॉन्सेंट्रेशन को कांस्टेंट रखा गया है, मतलब ओवरऑल अगर हम देखें तो ए को अगर आप 3 टाइम करोगे तो जो उसका रेट है वो 9 टाइम हो जाएगा। सो इंक्रीज्ड बाय द फैक्टर ऑफ 9 would be the answer for this question. All right, so very easy question from kinetics. Identify the following reaction. अभी हमें यहाँ एक रिएक्शन दिया हुआ है और रिएक्शन की जो कंडीशन है वो है जिंक अमाल्गम कॉन्सेंट्रेटेड HCl। बोले तो क्लेमेंसन्स रिडक्शन। तो क्लेमेंसन जो रहता है वो कार्बोनिल को, कौन सा कार्बोनिल? अल्डिहाइड और कीटोन वाले कार्बोनिल ग्रुप को मिथिलिन ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा। तो बच्चों फिनाइल रिंग के बाजू में ये 2 कार्बन है, ये कार्बोनिल का अगर मिथिलिन हो गया तो ये इथाइल बन जाएगा। और यहां पर भी मुझे 2 कार्बन नजर आ रहा है, तो दोनों रिंग के आजू बाजू इथाइल ग्रुप आपको नजर आना चाहिए। तो यहाँ पहले वाले में तो अल्कोहल है वो गया, इसमें भी अल्कोहल है वो भी नहीं होगा। यहाँ पर मिथाइल है और 2 कार्बन गायब हो गए, ऐसे थोड़ी ना कार्बन कहीं गायब होंगे। तो स्ट्रेट आपका जो आंसर है वो है दोनों तरफ इथाइल ग्रुप आपका कन्वर्जन में आना चाहिए। सो अल्डिहाइड कीटोन से अगेन स्ट्रेट सिर्फ एक सिंगल रिएक्शन अप्लाई करने वाला ये क्वेश्चन, बड़ा ही आसान कैटेगरी क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ हेट्रोजीनस कैटालिसिस। बच्चों हेट्रोजीनस कैटालिसिस मतलब जिसमें हमारा रिएक्टेंट और कैटलिस्ट अलग अलग फेज में होना चाहिए। तो पहला है हाइड्रोलिसिस। ऑल हाइड्रोलिसिस रिएक्शंस व्हिच आर एसिड कैटालाइज्ड और बेस कैटालाइज्ड हैज टू बी होमोजेनस। तो ये तो होमोजेनस है, बराबर है। तो दिस इज होमोजेनस। देन डीकंपोजिशन ऑफ ओजोन इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड।
ओजोन भी गैस है, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड भी गैस है, तो ये आपका क्या हो गया, होमोजीनस हो गया। अगर हम बात करें कॉम्बिनेशन ऑफ डाइनाइट्रोजन एंड डाइहाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया, बच्चों ये तो हमारा हेबर्स प्रोसेस है। हेबर्स प्रोसेस में आयरन इज द कैटलिस्ट, आयरन ऐसा होता है, सॉलिड होता है, तो इस हिसाब से स्ट्रेट अवे, ज्यादा कोई सोचना नहीं, कुछ नहीं, वेरी इजी कैटेगरी क्वेश्चन। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ऑलराइट, सो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। गिवन बिलो असर्शन रीजन यहां पर है। अभी ये असर्शन रीजन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि एम्बिग्यूअस बन सकता है। चलिए मैं आपको बताता हूं कैसे। हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन द डाइविंग अपैरेटस, इसमें कोई शक नहीं है। हीलियम जो है वो डाइल्यूट करने के लिए यूज किया जाता है, और उसका जो रीजन है वो एज पर दी एनसीईआरटी एंड एज वी नो कि वो ब्लड के अंदर उसकी सोल्यूबिलिटी कम है। तो हीलियम हैज अ लो सोल्यूबिलिटी इन द ब्लड, दैट इज द रीजन व्हाई वी यूज हीलियम। तो यहां पर रीजन जो है ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, सो इट्स नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द गिवन असर्शन। बराबर है, बट क्या हीलियम गैस ऑक्सीजन में डिसॉल्व होता है? बिल्कुल होता है। तो हीलियम हैज अ हाई सोल्यूबिलिटी इन ऑक्सीजन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑक्सीजन के साथ वो डिसॉल्व अगर बात करें तो ये हो जाता है। तो ये जो यहाँ पर स्टेटमेंट है मेरे हिसाब से ये आंसर होना चाहिए। बट अगर मैं बात करूं कि कुछ लोग इस तरह से भी इसको सोच रहे हैं करंटली कि हीलियम की हाई सोल्यूबिलिटी इन ऑक्सीजन इज नॉट द रीजन, बराबर है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। तो वी विल हियर वेट फॉर द एनटीए आंसर की, और मैं क्वेश्चन को यहाँ पर मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में डाल रहा हूं। पर मेरा आंसर अगर आप बात करो तो मेरे हिसाब से हीलियम की ऑक्सीजन गैस में सोल्यूबिलिटी को लेकर के कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वो सोल्यूबिलिटी हाई है लो है, ऐसी कोई स्टेटमेंट की चर्चा एनसीईआरटी में हमें देखने नहीं मिलती है। ठीक है, तो विल हैव टू वेट फॉर द एनटीए आंसर की फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ऑलराइट, सो इसमें एज ऑफ नाउ वी विल हैव टू वेट। ओके, सो ये क्वेश्चन जो है आपका ग्रुप नंबर 18 से है। ग्रुप नंबर 18 में हीलियम के जो यूजेस हैं उसकी लास्ट लाइन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। इसके अलावा सोल्यूशन कॉलिगेटिव के अंदर भी ये कॉन्सेप्ट आता है हेनरी लॉ के अंदर। तो वहां पर एक सिंपल रीजन हमें दिया जाता है कि हीलियम जो है उसकी ब्लड के अंदर जो सोल्यूबिलिटी है वो पुअर है, वो उसका मेन रीजन होना चाहिए था। तो रीजन तो नहीं है, रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, बट रीजन एज अ स्टेटमेंट सही है ऐसा मुझे लगता है, बट नो मेंशनिंग इन द टेक्स्ट बुक, सो विल हैव टू वेट फॉर द एनटीए आंसर की। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। Amongst the following, the total number of species not having the 8 electron around the atom. अमोनिया की बात करें तो सीधी सीधी बात है, 3 बॉन्ड है, 1 लोन पेयर है। एल्यूमिनियम क्लोराइड जो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है। अगर आप BeCl2 की बात करें तो ये भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है, सिर्फ 2 बॉन्ड बनाए, कोई लोन पेयर नहीं है सेंट्रल एटम पे। CCl4 जो है वो 4 बॉन्ड प्रॉपरली बना रहा है, 8 इलेक्ट्रॉन है। और PCl5 जो है वो 5 बॉन्ड बना रहा है, मतलब इसके पास में एक्सपांडेड ऑक्टेट है। तो 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन की यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर कम है। तो कुल मिलाकर के हम लोग देख रहे हैं 3 ऐसी स्पीशीज हैं जिसके अंदर आपका जो ऑक्टेट है वो ऑक्टेट रूल फॉलो यहाँ पर नहीं हो रहा है। ठीक है, सो वेरी इजी कैटेगरी क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। ओके, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट वन। The correct order of energies for the orbitals of N2 molecule. Again, question from chemical bonding. तो नाइट्रोजन की बात चल रही है बच्चों। नाइट्रोजन या उससे नीचे वाली स्पीशीज के लिए हम क्या फॉलो करते हैं? पाई पाई सिग्मा ये फॉलो करते हैं, राइट? क्या फॉलो करते हैं? पाई पाई सिग्मा। ठीक है, ये वाला एस्टेरिक वाले होते हैं और आगे वाले जो रहते हैं आपके नॉर्मल वाले रहते हैं। ठीक है, तो इसके हिसाब से आपको इधर ये बहुत इजीली मिल जाएगा। अगर नाइट्रोजन के आगे की स्पीशीज होती है तब हम लोग क्या करते हैं? सिग्मा पाई पाई सिग्मा। तो ये रूल वहां पर फॉलो होता है, राइट? तो पाई पाई सिग्मा एक परफेक्टली यहाँ पर बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन, जहां पर आपको कुछ दिमाग नहीं लगाना, स्ट्रेट क्वेश्चन, इजी कैटेगरी क्वेश्चन फ्रॉम केमिकल बॉन्डिंग। ओके, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। मैच द कॉलम। हमें यूजेस देखने हैं, तो कोक का क्या यूज होता है? कोक इज यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। डायमंड इज हैविंग द sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड नेटवर्क सॉलिड। फ्लोरीन जो होता है उसका केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, बकी बॉल हम जानते हैं। एंड ग्रेफाइट इज अ ड्राई लुब्रिकेंट। तो ए वाले का 3 मैच होना चाहिए।
और बी वाले का 1 मैच होना चाहिए। तो स्ट्रेट हमें यहाँ पर आंसर मिल रहा है। ग्रुप नंबर 14 के कार्बन के यूजेस में से सवाल स्ट्रेट, जिसमें दिमाग भी नहीं लगाना है। वेरी इजी कैटेगरी क्वेश्चन फ्रॉम ग्रुप 14। ओके, चलिए कितने प्यारे प्यारे आसान आसान क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन पाइरिडीन। तो पाइरिडीन जो है बराबर है, ये हमारा मॉलिक्यूल कुछ इस प्रकार से है। ठीक है, पाइरिडीन मॉलिक्यूल, और ये रहे नाइट्रोजन के लोन पेयर। तो हमारे पास कितने लोन पेयर हैं? लोन पेयर एक ही है। अगर ऑर्डर की आप बात करो तो लोन पेयर लास्ट में गिनने हैं, तो 1 लोन पेयर होना चाहिए। ठीक है, तो 0 लोन पेयर वाले तो गए। और अगर पाई बॉन्ड की बात करो तो 3 पाई बॉन्ड सिंपली नजर आ रहे हैं, तो आपको सिग्मा बॉन्ड गिनने की भी आवश्यकता और टाइम पास करने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहे तो गिन सकते हैं 6 सिग्मा बॉन्ड, और हर जगह एक एक हाइड्रोजन आएगा। तो हाइड्रोजन का भी अगर आप गिनती ले लेते हैं तो कुल मिला के 11 सिग्मा बॉन्ड भी हो जाता है। सो अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन ऑन बेस्ड ऑन अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ केमिस्ट्री। ओके, लेट्स चेक द नेक्स्ट। Element expected to have the largest ion to achieve the nearest noble gas configuration. Okay, तो अब अगर फ्लोरीन नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेगा तो F-1 बनेगा, नाइट्रोजन लेगा तो N-3 बनेगा, ऑक्सीजन लेगा तो O-2 बनेगा, और सोडियम अगर नोबेल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेगा तो N+ बनेगा। अब हम जानते हैं कि अनायंस आर बिगर देन द कटायंस, बराबर है। और उसमें भी अगर हम बात करें पर्टिकुलरली, जितना ज्यादा चार्ज रहेगा ऑफ कोर्स वो उतना बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास में प्रोटॉन कम और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा बढ़ गए, तो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन के कारण जो उसका साइज है वो डेफिनेटली यहाँ पर क्या आएगा, सबसे ज्यादा बढ़ जाएगा। तो N-3 सबसे बड़ा होगा, फिर O-2, फिर F-1 और लास्ट में आएगा आपका कटायन। ठीक है, तो इसके हिसाब से N इज अ वेरी इजी क्वेश्चन। आप इस तरह के क्वेश्चन अक्सर करते रहते हैं, कटायन एनायन के साइजेस को अरेंज करने का क्वेश्चन पीरियोडिक टेबल से है, राइट। चलिए लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। अगेन अ क्वेश्चन जहां पर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तो आई विल पुट इट इनटू मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी। तो बच्चों ये बिल्कुल गलत है। रिएक्शंस की एक्टिवेशन एनर्जी कभी भी जीरो नहीं होती है। ठीक है, उसको कोई ना कोई एक्टिवेशन आपको जरूर देना पड़ता है। हालांकि कुछ फ्री रेडिकल होते हैं जो आपस में फटाक से जुड़ जाएंगे, बराबर है, जिसके लिए आपको एक्टिवेशन देना नहीं पड़ता है। लेकिन मैं समझता हूं कि मिथाइल अपने आप में ऑलरेडी एक फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट है, जिसको बनाने के लिए आपको अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह देना पड़ता है। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको हर रिएक्शन को देनी पड़ती है। जैसा अगर हम ग्राफ बनाते हैं तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ऐसा ग्राफ होता है, एंडोथर्मिक रिएक्शन का आपका ऐसा ग्राफ होता है। कैसा भी ग्राफ होता है, ग्राफ के अंदर आपको एक्टिवेशन एनर्जी तो देने की बात आती ही है, तो एक्टिवेशन एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी ना। ओके, तो एक्टिवेशन एनर्जी यहां पर आपको देनी पड़ती है। तो एक्टिवेशन एनर्जी जीरो होना, ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है। ठीक है, तो असर्शन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, बराबर, असर्शन इज अ फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, तो ऐसा एक ही ऑप्शन मैच कर रहा है। और नहीं तो भी आप यहां पर चेक करते हैं रीजन का स्टेटमेंट क्या है। द मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्सॉर्ब्ड by reactant molecule so that their energy becomes equal to the threshold energy is called activation energy। बिल्कुल बताया है, जैसे हमने पहले भी पढ़ा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है बच्चों? ये एनर्जी लेवल क्या है? ये मॉलिक्यूल का करंट एनर्जी लेवल है, बराबर है। और ये टोटल अगर आप देखो तो टोटल को आप कहते हो थ्रेशोल्ड। और थ्रेशोल्ड मतलब क्या? तो बोला ये प्लस एक्टिवेशन इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड, बराबर है। तो एक्टिवेशन को क्या कहेंगे? बोला थ्रेशोल्ड पाने के लिए मॉलिक्यूल की करंट एनर्जी में जितनी ऐड करनी पड़ती है, तो डायरेक्ट आपकी एक्टिवेशन एनर्जी की डेफिनेशन यहां पर बैठ रही है, तो बिल्कुल ही सही है। तो रीजन इज अ ट्रू स्टेटमेंट एंड असर्शन इज अ फॉल्स। तो हमारी टीएसपीएच आंसर की में असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू, हम इसके साथ आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इन रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो जरूर होती है, लेकिन उनको मैं केमिकल रिएक्शन नहीं मानता हूं। मैं ये समझता हूं कि ऑलरेडी इंटरमीडिएट तैयार हो चुके हैं, तो ये कोई इंटरमीडिएट स्टेप हो सकता है। किसी इंटरमीडिएट स्टेप की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है, लेकिन ओवरऑल रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो नहीं होगी। तो क्वेश्चन जाता है मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में, क्योंकि रियल टाइम में इस पर डिसीजन लेना कैन बी अ चैलेंज। ऑलराइट, सो लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट।
कंसिडर दिस रिएक्शन, HBr से रिएक्शन कराना है तो डेफिनेटली स्ट्रेट बात है, अल्कोहल प्लस HBr जो है ये आपको देने वाला है RBr और HHO निकल जाएगा, ठीक है। लेकिन इसको तोड़ते वक्त कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा और बाजू में टर्शरी का ऑप्शन है, ये वाला भाई साहब सेकेंडरी है, तो यहां होने वाला है हाइड्राइड शिफ्ट, और जब हाइड्राइड शिफ्ट होगा सो फाइनल आंसर बनेगा आपका 4। ऑलराइट, सो हाइड्राइड शिफ्ट को ध्यान में रखते हुए बड़ा ही आसान कैटेगरी, एक स्टीरियोटाइप क्वेश्चन है कि इसी तरह के क्वेश्चन कई बार नीट की एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जहां पर हम हाइड्राइड शिफ्ट मिथाइल शिफ्ट देखते हैं, तो सेकेंडरी के बाजू में टर्शरी का ऑप्शन स्ट्रेट अवे आंसर जाता है आपका हाइड्राइड शिफ्ट को लेकर। ऑलराइट, तो चलिए लेट्स चेक द नेक्स्ट। अगेन दिस क्वेश्चन इज असर्शन रीजन, एंड असर्शन रीजन मानना पड़ेगा कि लगभग 3 से 4 असर्शन रीजन है, और असर्शन रीजनिंग में थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन जरूर पूछे गए हैं। डेल्टा जी इज माइनस नेफ, क्या ये फॉर्मूला सही है? ऑफ कोर्स डेल्टा जी इज माइनस नेफ। अगर मान लीजिए किसी रिएक्शन को हम इंटू 3 कर देते हैं, मतलब मान लीजिए मेरे पास एल्यूमिनियम +3 है, +3 इलेक्ट्रॉन गिव्स मी एल्यूमिनियम, ऐसा कोई रिएक्शन ले लेते हैं, तो इसकी डेल्टा जी की कुछ तो वैल्यू होगी। अब अगर इस रिएक्शन को मैं इंटू 3 कर देता हूं, बराबर है, इंटू 3 कर दिया, तो क्या जो मेरा डेल्टा जी का वैल्यू है वो 3 टाइम होगा क्या? बोला ऑफ कोर्स 3 टाइम होगा, बराबर। अब वो किसकी वजह से 3 टाइम हो रहा है? तो n की वजह से हो रहा है, यस। आपका जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, फॉर्मूला में आप देखो, जब n की वैल्यू डबल कर दोगे तो g की वैल्यू भी डबल हो जाती है, तो ये इक्वेशन में बिल्कुल ये सही कह रहा है कि डेल्टा जी की वैल्यू जो n पे निर्भर करती है। अगर आप फेराडे की बात करो तो फेराडे तो F कांस्टेंट वैल्यू है, राइट, फेराडे F इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ई सेल इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी, मतलब अगर आप रिएक्शन को ट्रिपल करो या चौपल करो उससे उसकी ई सेल फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो इनोट ऑफ सेल जो रहता है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, तो बिल्कुल यहां पर उसका रीजन भी एक सही एक्सप्लेनेशन दे रहा है कि ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है और डेल्टा जी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, और इसीलिए डेल्टा जी की जो वैल्यू है वो एन पे डिपेंड कर रही है। तो यहां पर स्टेटमेंट भी सही है और उसका जो रीजन है वो भी सही है, तो आई वुड से 4, दिस इज द करेक्ट आंसर। असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, एंड दिस इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑल्सो, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन में जाएगा, आपको थोड़ा उसमें दिमाग लगाना है, बराबर है। और अगर आपको डायरेक्टली याद है कि हाँ ईएमएफ ऑफ द सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, बराबर है, तो वो तो चेंज होने नहीं वाला है, एफ भी चेंज होने नहीं वाला है, तो भी आप असर्शन के ऊपर डिसीजन बना सकते थे कि बिल्कुल डेल्टा जी की वैल्यू एन पे निर्भर करेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से ये क्वेश्चन मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन और 4 इसका सही आंसर है, ठीक है। आशा करता हूं आपने इसका सही उत्तर चुना होगा। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। बड़ा ही आसान क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ का ग्राफ पूछा है, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का जो ग्राफ है वो आपका जो है कर्व्ड ग्राफ आएगा, और अगर आप ऐसा लेते हो प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, तो इस तरह से ओरिजिन से पास होता हुआ इसका ग्राफ आएगा, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें इसमें जो प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम, प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का इधर कर्व्ड ग्राफ दिया है, कर्व्ड ग्राफ गया क्योंकि प्रेशर वर्सेस 1/वॉल्यूम का स्ट्रेट ग्राफ आता है। 3 में दिया है प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, तो ये भी आपका चला गया, बचा 1 और 4। अब यहां पर आपको सोचना रहता है कि ये जो T1 है ये ऊपर है, T3 है ये नीचे है, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग प्रेशर के लिए जब वॉल्यूम ज्यादा होता है तो टेम्परेचर ज्यादा होता है, तो T1 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T3, ऐसा आना चाहिए था। ये यहाँ पर गलत लिखा है, इसके लिए रॉन्ग हो जाता है, जबकि यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा है T3 बड़ा होगा, बराबर, T3 बड़ा होगा तो करस्पॉन्डिंग जो इसकी 1/V की वैल्यू रहेगी वो मिनिमम रहेगी, ठीक है। जब 1/V की वैल्यू मिनिमम है तो वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो इसके हिसाब से T3 इज ग्रेटर देन T2 इज ग्रेटर देन T1, ये बिल्कुल इसका जो है यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाता है, तो ये 1 जो है ये इसका बिल्कुल सही आंसर है। सो दिस इज द बॉयल्स लॉ का करेक्ट आंसर। थोड़ा सा आपको इसमें T1 T2 T3 आपने वैसे तो करे ही होनी चाहिए, आपके बेसिक फॉर्मूला रिवीजन है उसमें आप ग्राफ रिवाइज करते हैं, लेकिन अगर आपको रियल टाइम में सोचना पड़े तो थोड़ा सा ही टाइम आपका ले सकता है, तो ये आपको मैं इजी टू मीडियम कैटेगरी के अंदर इसको पुट करता हूं, मतलब ऐसा भी नहीं कि बहुत डिफिकल्ट है, इजी है बट थोड़ा सा आपको टाइम तो लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट
लेसेग्नेस एक्सट्रैक्ट टेस्ट, सीधी सीधी बात, ब्लड रेड कलरेशन, ये तो हम लोग ने हाथ काट करके दिखाए हुए एक्सपेरिमेंट्स है। तो ब्लड रेड कलरेशन कब आता है? आयरन और थायोसाइनेट कॉम्प्लेक्स के साथ में। तो बिल्कुल यहाँ पर थर्ड वाला जो है वो स्ट्रेट आपके एक्सपेरिमेंट बेस्ड क्वेश्चन, और आपके जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जो हमने पूरी क्वालिटेटिव एनालिसिस की थी उससे एक क्वेश्चन। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर, इजी कैटेगरी कि कौन से में कौन सा कलर आता है, ठीक है, वेरी इजी कैटेगरी। लेट्स चेक द नेक्स्ट। N2Cl डायाजोनियम का रिएक्शन है Cu2Br2, माने कि इसका सेंड मेयर रिएक्शन हो जाएगा सबसे पहले, बराबर है। तो सेंड मेयर रिएक्शन होने पर आपको मिलेगा ब्रोमोबेंजीन, फिर इसको ट्रीट करना है आपको मैग्नीशियम ड्राई ईथर के साथ में, तो Br के साथ में यहाँ पर हो जाएगा MgBr, मतलब कि आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मिला। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को अगर आप HOH से ट्रीट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर H आ जाएगा, क्योंकि ग्रिग्नार्ड जो है वो किसी से भी H ले लेता है, राइट, प्रोटॉन सोर्स में से H प्लस को ले लेता है, तो उसका एसिड बेस रिएक्शन होकर के आपको स्ट्रेट बेंजीन वुड बी द परफेक्ट आंसर। तो बड़ा ही आसान क्वेश्चन यहाँ पर, बराबर है, कोई फिनॉल की मेथड ऑफ प्रिपरेशन नहीं है, तो वो तो पिक्चर में आने से रहा। और मैग्नीशियम ड्राई ईथर लगने के बाद आपने वाटर डाला है तो कुछ तो होगा ही, तो क्या होगा, तो ये आंसर आपका आएगा, बराबर है। तो ये आपका अगेन इजी कैटेगरी क्वेश्चन है, ये आपने सिंपल डायाजोनियम में पढ़े हुए रिएक्शंस को यहाँ पर अप्लाई किया और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की नॉलेज भी आपने यहाँ पर लगाई। सो अगेन अ वेरी इजी कैटेगरी क्वेश्चन फ्रॉम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। लेट्स टेक द नेक्स्ट। Select the correct statement from the following. Atoms of all elements are composed of only two fundamental particles. देखिए, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके अलावा न्यूट्रॉन है, पायॉन्स है, मिजॉन्स है, तो ऐसे अनेक पार्टिकल जो है आपके एटम के अंदर होते हैं। तो सिर्फ टू फंडामेंटल पार्टिकल कहना, ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि ये एम्बिग्यूअस हो सकता है, मतलब आप ऐसा नहीं कह सकते। हालांकि न्यूट्रॉन जो वो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का बना हुआ है, बट फिर भी और भी जैसे मैंने कहा मिजॉन्स, पायॉन्स, बोसॉन्स, ये पार्टिकल भी उसके अंदर हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढने हैं, ठीक है। तो ए जो है वो इनकरेक्ट स्टेटमेंट जा रहा है। बी जो है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻³ होता है, बिल्कुल सही है। लेकिन शायद आपको डाउट आ सकता है कि 939 है या नहीं है, मतलब अभी इतना तो कोई लंबा सारा नहीं याद रखता, हम लोग नॉर्मली 9.1 इंटू 10⁻³ करते हैं, तो हो सकता है आपको डाउट आए इसके अंदर, बराबर, पर अभी तो ये सही लग रहा है, ठीक है। All isotope of a given element show the same chemical property, बिल्कुल सही, केमिकल रिएक्शन उनके सेम होते हैं, सिर्फ उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इत्यादि डिफर करते हैं, बट उनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होती है, तभी तो भाई उनको आइसोटोप्स कहते हैं। सेम पीरियोडिक टेबल में उनकी पोजीशन भी सेम होती है, राइट। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज न्यूक्लियॉन्स। डेफिनेटली आपके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन को न्यूक्लियॉन्स कहना, ये इससे बड़ा अपराध क्या हो सकता है, क्योंकि न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या, न्यूक्लियंस मतलब न्यूक्लियस में रहने वाला, तो न्यूक्लियस में रहता कौन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो डी स्टेटमेंट गलत है, तो डी स्टेटमेंट गलत है, तो आपका ये यहां से चला जाता है, क्योंकि आपको डी को सही कहना ही नहीं है, बराबर है कि नहीं। और सी आपका बिल्कुल सही है, जबकि ऑप्शन 2 के अंदर सी के बारे में कोई बात ही नहीं की है, ठीक है। तो अभी आपके पास में ये बचा हुआ है, आगे देखते हैं ई क्या बोल रहा है। डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड द एटम एज द अल्टीमेट पार्टिकल ऑफ द मैटर। बिल्कुल, डाल्टन ने तो कह दिया था कि जो फाइनली जो पार्टिकल होता है वो एटम होता है, उसके आगे कुछ नहीं होता है, बराबर है कि नहीं। वो तो बाद में सबने बताया कि नहीं, उसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन्स है, ये सब बाद में आया। तो डाल्टन थियरी ने कह दिया था कि एटम इज द स्मॉलेस्ट इंडिविजिबल पार्टिकल ऑफ द मैटर। तो ई ऑब्वियसली सही है, बचपन से पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ई ओवर ऑब्वियसली सही है, तो आपका ये आंसर हो जाता है बी सी ई। मतलब ए स्टेटमेंट जो हमने पहले बोला था गलत है, वो बिल्कुल गलत है। तो ये क्वेश्चन आपका अगेन इजी कैटेगरी, थोड़ा सा समय देना पड़ रहा है, इसके लिए मैं इसको इजी टू मीडियम कह रहा हूं, बाकी थॉट वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज ये काफी इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए लेते हैं अगला सवाल। A compound is formed by a two element A and B. The element B forms cubic close pack. बराबर, मतलब B का क्या बन रहा है, cubic close pack, CCP, ठीक है। तो मतलब B के हमारे पास में 4 एटम होने चाहिए, क्यों, क्योंकि उसका क्या बन रहा है, CCP। जो CCP बनाता है या FCC जिसको आप कहते हैं, उसमें कितने एटम होते हैं, 4 एटम होते हैं, ये हम लोग जानते हैं, राइट। एंड एटम A
ऑक्यूपाइज 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। बच्चों टेट्राहेड्रल वॉइड बोला है। अब आप जानते हो अगर मेरे पास में एटम 4 है तो मेरे पास टेट्राहेड्रल वॉइड जो रहेंगे वो 8 रहेंगे और ऑक्टाहेड्रल वॉइड जो रहेंगे वो 4 रहेंगे। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की तो कोई बात नहीं की है, हमने क्या बोला है 1/3 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। तो कहने से ए की क्वांटिटी मेरे पास कितनी हो गई 8/3 हो गई। तो ए की क्वांटिटी मेरे पास में 8/3 हो गई है। लेट अस सिंप्लीफाई दिस, मल्टीप्लाई थ्रू आउट बाय 3, तो ये हो गया ए 8 और 4 3 12 बराबर। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, सिंप्लीफाई 4 2 जा और 4 3 जा, तो A2B3 अपना आंसर बन रहा है। अब अपने को बोला है कि ये x और ये y है, तो हमारी x की वैल्यू आ रही है 2 और y की वैल्यू आ रही है 3, तो ऑब्वियसली 2 + 3 दैट बिकम्स 5 विच इज द फाइनल आंसर। वेरी स्टीरियोटाइप क्वेश्चन, बार बार पूछे जाने वाला घिसा पिटा टाइप का क्वेश्चन जो आपके बच्चों बहुत बार नीट में इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं, आपने सॉल्व भी किए हैं, तो ये बिल्कुल आसान कैटेगरी का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। A unit formed by the attachment of a base to one prime position of a sugar is called as a nucleoside। बिल्कुल बच्चों, ये तो आप बायो में भी चिल्ला चिल्ला के पढ़ते हो कि कार्बन नंबर 1 पे क्या जुड़ता है, शुगर कार्बन नंबर 1 पे जुड़ता है यहाँ पर नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, तो ये यहाँ पर आप क्या जोड़ते हो नाइट्रोजनस बेस, और यहाँ पर जो 5 नंबर का जो आपका आखिरी कार्बन होता है वहां पर आप क्या जोड़ते हो, यहाँ पर आप जोड़ते हो फॉस्फेट ग्रुप। तो 1 पोजीशन पे शुगर जुड़ने पर उसको न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, और इस न्यूक्लियोसाइड को जब 5 नंबर पे फॉस्फेट ग्रुप भी जुड़ जाए तो उसे न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बेसिक डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज न्यूक्लियोसाइड एंड व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड, तो बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, बराबर, both the statement are correct। basic definition of nucleotide and nucleoside, a very easy question from bio and biomolecules। okay, let's check out the next one। amongst the following molecule the polymerization produces neoprene। तो नियोप्रीन कौन बनाने वाला है, तो बच्चों नियोप्रीन रबर माने क्लोरोप्रीन रबर। सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन में आपको क्लोरीन दिखाई दे रहा है, डायरेक्ट आपको सिर्फ मोनोमर आइडेंटिफाई करना है और कोई दिमाग नहीं लगाना है। पॉलीमर केमिस्ट्री से एकदम आसान सवाल। लेट्स चेक द नेक्स्ट वन। टेकिंग द स्टेबिलिटी एज अ फैक्टर विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप, बराबर है। तो इंडियम यहां पर बोला है कि इंडियम I3 इज मोर स्टेबल देन इंडियम आई। बच्चों इंडियम यहाँ पर +3 में है और यहाँ पर इंडियम +1 में है। अब हम जानते हैं, ये हम लोग बात करें 13 नंबर फैमिली के बारे में, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, और आप जानते हैं कि डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है और +3 की स्टेबिलिटी घट जाती है, +1 की स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो हम जानते हैं कि थैलियम +1 के सॉल्ट थैलियम +3 से ज्यादा स्टेबल होते हैं। तो ऑप्शन 3 जो है आपको चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि मैं इधर हूं, थैलियम +1 जो ज्यादा स्टेबल होगा थैलियम +3 से, तो डेफिनेटली आपका सही आंसर हो जाएगा। बी बोल रहा है एल्यूमिनियम +1 इज मोर स्टेबल देन +3। एल्यूमिनियम कभी भी +3 में ही पाया जाता है, तो ये तो स्टेटमेंट गलत है। फिर बोल रहे हैं थैलियम +3 और थैलियम +1 में +3 स्टेबल, डाउन द ग्रुप अगर आप जाओगे तो थैलस इज मोर स्टेबल देन थैलिक, बराबर है। तो ऑब्वियसली काफी आसान कैटेगरी का आपका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आप कह सकते हो पी ब्लॉक 13 ग्रुप में से, बराबर है कि डाउन द ग्रुप +1 की स्टेबिलिटी इनर्ट पेयर इफेक्ट के चलते बढ़ जाती है, ठीक है, और +3 की घट जाती है। ऑलराइट, तो थैलस सॉल्ट इज मोर स्टेबल, इजी क्वेश्चन। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। Some tranquilizers are also, called as barbiturates। So veronal, luminal, seconal, अल वाले सारे अल आपके क्या होते हैं बार्बिट्यूरेट्स। क्या हो गए ये बार्बिट्यूरेट? सीधा एग्जांपल केमिस्ट्री ने एवरीडे लाइफ का सीधा सीधा एग्जांपल, बार्बिट्यूरेट कौन सा है बस ये आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। सो वेरी फैंटास्टिकली इजी क्वेश्चन। लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्साइड टू मेटल्स। डेफिनेटली आपकी मेटलर्जिकल प्रोसेस में हाइड्रोजन यूज किया जाता है। हैवी वाटर इज यूज्ड टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म। बिल्कुल बिल्कुल 101% आप जो D2O जो रहता है उसका इस्तेमाल रिएक्शन मैकेनिज्म की स्टडी करने के लिए करते हैं। तो बी आपका जो है वो करेक्ट स्टेटमेंट है। अब देखो बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना, नॉट करेक्ट ऑप्शन आपको पूछा गया है, तो बी जो है आपका सही स्टेटमेंट है। तो बी अगर सही है तो ये गया,
ये भी गया, ये भी गया, बराबर। हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी द रिएक्शन मैकेनिज्म, वो बिल्कुल सही है। और ऑप्शन 1, 3 और 4 के अंदर उन्होंने बी को रखा हुआ है। अरे भाई हैवी वाटर तो यूज करते ही है, तो डी और ई जो है वो बिल्कुल आपके करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाते हैं। ऑलराइट, सो बड़ा ही आसान कैटेगरी का यहाँ पर आपका क्वेश्चन, बराबर है। हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट, फॉर बचपन से पढ़ रहे हैं यार, ऑयल को फैट कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, हाइड्रोजन यूज करते हैं। एच बॉन्ड एंथैल्पी इज लोएस्ट, दैट it is highest in fact. Hydrogen reduces oxides of the metal that are more active than iron, नहीं, the one which are less active than iron, ऐसा होना चाहिए था। हाइड्रोजन के डायरेक्टली यूजेस में से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चों आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है कि जो हैवी वाटर का सिंपल सा यूज आपको जो दिया गया है वही यहाँ पर अगर आप मैच कर ले तो भी आपका काम बन जाएगा। क्या होता है, इस तरह के क्वेश्चन आपको रियल टाइम में सोचने में टाइम लगता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करो तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से इजी कैटेगरी का हो गया। लेकिन बाकी स्टेटमेंट पढ़ के कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, तो इसको मैं इजी टू मीडियम कैटेगरी में कह सकता हूं, ठीक है। बट प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से इजी है। ऑलराइट, लेट्स चेक आउट द नेक्स्ट। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस of attraction and repulsion between interacting particle that will include डायपोल, डायपोल होता है, डायपोल इंड्यूस्ड डायपोल होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, कोवेलेंट बॉन्डिंग। अब बच्चों कोवेलेंट बॉन्डिंग कोई इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन थोड़ी ना है, मॉलिक्यूल बनाने के लिए कोवेलेंट बॉन्डिंग चाहिए। आपको दो मॉलिक्यूल में इंटरेक्ट करना है तो डायपोल डायपोल यही सब होता है। और ऐसा एक भी ऑप्शन नहीं है जहां, एक ही ऑप्शन है जहां पर डी नहीं है, बराबर। बस इतना भी आपने सोच लिया तो आपका काम हो गया। भैया कोवेलेंट बॉन्डिंग थोड़ी ना इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है, वो तो बॉन्ड है, मतलब दो एटम के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ठीक है। तो बिल्कुल कोवेलेंट बॉन्डिंग यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो इसके हिसाब से ये अप्रोप्रिएट चॉइस हमारी ये रहेगी। तो ये भी अगेन इजी कैटेगरी क्वेश्चन। ऑलराइट, लेट्स चेक द नेक्स्ट। अमॉन्ग्स द गिवन which of the following molecule ion act as a Lewis acid? Lewis acid मतलब बच्चों जिसके पास में खाली खोखा हो, खाली p ऑर्बिटल हो। वाटर, इसके पास तो लोन पेयर है। OH माइनस, ये तो नेगेटिव है। अमोनिया लोन पेयर। BF3 स्ट्रेट एंड वेरी सिंपल कैटेगरी क्वेश्चन ऑफ योर केमिकल बॉन्डिंग। ऑलराइट, तो वेरी इजी, BF3 इज a Lewis acid. Right option for the mass of CO2 produced by heating 20 gram of 20% pure limestone. ओके, हम लोग यहाँ पर 20 ग्राम लाइमस्टोन को डिकम्पोज कर रहे हैं और कितना CO2 बनने वाला है ये हमें पूछा गया है, ठीक है। तो अगर हम देखें बच्चों तो काको 3 कैल्शियम कार्बोनेट 1 मोल को डिकम्पोज करने पर मुझे कार्बन डाइऑक्साइड भी 1 मोल मिल रहा है। इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मैं ये देख पा रहा हूं, ठीक है, इस बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन से मैं देख पा रहा हूं कि 1 काको 3 1 CO2 देता है, मतलब 1 मोल काको 3 100 ग्राम होता है, कैल्शियम 40, कार्बन 12, ऑक्सीजन का 16 इंटू 3 तो 100 ग्राम होता है। 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट 44 ग्राम CO2 देता है। मेरा क्वेश्चन है 20 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट कितना ग्राम जो है आपको CO2 देगा, बराबर है। तो ये हो गया 20 इंटू 44 डिवाइडेड बाय 100, सो 25 था। सो माय आंसर शुड बी 44/5। लेकिन वेट वेट, ये तो तब ना जब मेरा सैंपल प्योर हो। अब मेरा सैंपल सिर्फ 20% प्योर है, तो मेरा जो प्रोडक्शन मुझे मिलेगा वो भी सिर्फ 20% ही मेरे को मिलने वाला है, तो इसको मुझे 20 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 5 आपका ये भी 4 जा कट हो जाएगा। अब 4 4 जा 16, एक कैरिड, 4 4 जा 16, एक 17, तो 1.76 would be the final answer for the given question. So again ये क्वेश्चन आपका इजी कैटेगरी का है, जिसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। PY2 जिन्होंने सॉल्विंग करी है मोल कंसेप्ट की, उन्होंने ऐसे कई तरह के क्वेश्चन बार बार किए होंगे, ठीक है। तो 1.76 would be the answer for the given question. The relation between the number of permissible values of magnetic quantum number for the given azimuthal quantum number L is, बच्चों हमें अजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का रिलेशन निकालना है। तो हम जानते हैं m की कितनी वैल्यू होती है, तो फॉर एवरी वैल्यू ऑफ L यू हैव अ -L2 प्लस L इंक्लूडिंग 0। ओके, ये हमारा फंडामेंटल होता है। अब कुछ मेरे स्मार्ट बच्चों को याद रहेगा कि m की कितनी वैल्यू होती है, 2L + 1 होती है, ठीक है। ये अगर आपको डायरेक्टली याद है तो बेस्ट है,
नहीं तो भी आप सोच सकते हो -L2 + L इंक्लूडिंग 0, मतलब टोटल अगर मान लीजिए L की वैल्यू 2 है, बराबर, तो इसका क्या, M का क्या वैल्यू रहेगा, -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, जैसे d ऑर्बिटल का मैं एग्जांपल ले रहा हूं ये। तो ये आपका जो फॉर्मूला है वो आप ये फॉलो करते हो, काउंट से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, बराबर है। फिर भी मैं इसको मीडियम कैटेगरी में डाल रहा हूं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं याद है या आपको रियल टाइम में ये पढ़ के थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो मैंने मीडियम कैटेगरी क्वेश्चन में इसको गिना है। बट है बड़ा आसान, सिंपल फॉर्मूला है भी स्ट्रक्चर ऑफ एटम से, कि मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कितने होते हैं, तो बोला अजीमुथल का डबल करके एक ऐड करो, बराबर है। तो अगर हम बात करें तो L इज इक्वल टू क्या होगा, m-1/2, so that you can see in the option 4, and hence this should be the final answer for the given question. Okay, chale, let's check out the next. Stability of copper 2+ is more than copper +1 due to hydration enthalpy. स्ट्रेट क्वेश्चन बच्चों, हम बार बार पढ़ते कि कॉपर +1 तो D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पश्चात भी कॉपर +2 स्टेबल है, किम कारणम, हाइड्रेशन एनर्जी। तो वेरी इजी एंड स्ट्रेट क्वेश्चन फ्रॉम D and F ब्लॉक एलिमेंट्स। Which of the following is a correct one? Okay, so अभी ये जो है यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने पर पता चल रहा है, ये S ब्लॉक एलिमेंट के अल्कलाइन अर्थ मेटल का बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस में से सवाल पूछा गया है। All enzymes utilizes ATP in the phosphate transfer require calcium as a factor. Wrong. That requires magnesium as a factor. Okay, तो जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है, बार बार यूजेस रिवाइज नहीं किए, उनको ये चीजें रियल टाइम में थोड़ी सी मीडियम कैटेगरी में लग सकती है, अदरवाइज क्वेश्चन बड़ा आसान है। ठीक है, बट फिर भी मैं इसको मीडियम कैटेगरी में गिन रहा हूं, क्योंकि रियल टाइम में आपको रिकलेक्ट करना था। ठीक है, अगला है बोन ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज इनर्ट एंड अनचेंजिंग। अरे कैसे भाई, बच्चा छोटे से बड़ा हो गया कि बोन छोटे ही रहेंगे? बिल्कुल गलत बात है ये। तो बोन जो है उसका मटेरियल बदलते रहता है, कैल्शियम आना जाना लगा रहता है। मैग्नीशियम प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन इंटरन्यूरल ट्रांसमिशन। रॉन्ग, इट्स अ कैल्शियम आयन, बराबर है। वेरी बेसिक बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस जिन्होंने पढ़ा है उनको ये पता है, और आप तो बायो वाले तो आपको एनीवेज ये पता है। तो ये मैग्नीशियम इन्होंने गलत लिखा है। अगला बोला है डेली रिक्वायरमेंट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम इज 0.2 to 0.3 ग्राम। अभी एनसीईआरटी में तो दिया है कि 200 से 300 मिलीग्राम कैल्शियम मैग्नीशियम होना चाहिए, बट अगर आपको ये नहीं भी याद आया तो आप बाकी को अगर रूल आउट करते हैं, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं ये मैच द कॉलम में पास्ट ईयर क्वेश्चन में बहुत बार आ चुकी हुई चीजें हैं, तो पीओई से भी आप इसका आंसर प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से भी दे सकते थे। सो 4 इज अ परफेक्टली करेक्ट आंसर। 200 to 300 मिलीग्राम आपकी कैल्शियम मैग्नीशियम की रिक्वायरमेंट होती है, डेली रिक्वायरमेंट। ओके, चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं। Which of the following reaction will not give primary amine as a product? साइनाइड का रिडक्शन प्राइमरी अमाइन देता है, अमाइड का रिडक्शन प्राइमरी अमाइन देता है, अमाइड का हैप्पी बर्थडे हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन भी प्राइमरी अमाइन देता है, बट आइसोसाइनाइड का रिडक्शन डेफिनेटली आपको क्या देगा, सेकेंडरी अमाइन। तो यहां पर आपको सेकेंडरी अमाइन मिलने वाला है। बच्चों प्राइमरी अमाइन की सीधी सीधी अगर आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी याद है तो भी आप ये रिएक्शन बड़ा आसानी से कर सकते हो। अमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन का स्ट्रेट क्वेश्चन जिसमें आपको ज्यादा दिमाग भी नहीं लगाना है, वैसा क्वेश्चन। तो दिस इज द फाइनल आंसर एंड अगेन इट वाज एन इजी कैटेगरी क्वेश्चन। नेक्स्ट, गिवन द कंपाउंड इज डबली बॉन्डेड कार्बन के बाजू वाला कार्बन हैज टू बी अलाइलिक हैलाइड। सर व्हाई नॉट बेंजाइलिक? हो ऑफ कोर्स, ये बेंजीन रिंग के वाले कार्बन को जुड़ा होता तो बेंजाइलिक होता, ये तो डबली बॉन्डेड के बाजू वाला कार्बन है तो इट हैज टू बी अलाइलिक हैलाइड। अ वेरी इजी क्लासिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, मतलब कोई दिमाग घर पे रख के आए तो भी ऐसे क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट, हाइड्रोजन साइनाइड ऐड करने पर यहां पर साइनोहाइड्रिन बना, बिल्कुल सही, ये तो एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन है। सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में अल्कोहल का क्या होता है, डिहाइड्रेशन होकर अल्कीन बन जाता है, तो ये रहा अल्कीन, ये रहा अल्कीन। और साइनाइड का एसिड कैटालिसिस करने पर क्या मिलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो बिल्कुल यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ये आपका सही आंसर हो जाता है, बराबर है, जहां पर आपको अल्कीन मिला है और कार्बोक्सिलिक एसिड मिला है। सो दिस इज अ परफेक्टली correct answer for this given question and again it is a easy category question। साइनाइड का हाइड्रोलिसिस क्या देता है, अरे भाई सारे कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव है, 5 डेरिवेटिव है, बराबर है, 5 डेरिवेटिव है।
एसिड, एस्टर, माइड, साइनाइड, बराबर है। आपका एसिड हो गया, एस्टर हो गया, साइनाइड हो गया, अमाइड हो गया, एनहाइड्राइड, असाइल क्लोराइड हो गया, असाइल क्लोराइड, एनहाइड्राइड, एस्टर, अमाइड, साइनाइड। ये हम गा के याद करते हैं कि 5 डेरिवेटिव हैं जो हाइड्रोलिसिस करने पर आपको क्या देते हैं, कार्बोक्सिल फंक्शनल ग्रुप देते हैं। तो इसके हिसाब से दिस इज द राइट आंसर। ओके, और वैसे भी कहीं पर भी साइनाइड इज नॉट रिमेनिंग एज साइनाइड। अब साइनाइड का अल्कोहल तो नहीं बनेगा, अल्डिहाइड तो डबल एच से बनता है, इससे तो नहीं बनेगा। तो बचा वही था, COOH ही करना था भाई। और क्योंकि एसिड है और अल्कोहल है तो उसका अल्कीन भी बनना फिक्स है, फिक्स है। तो वेरी इजी कैटेगरी क्वेश्चन। लेट्स चेक द नेक्स्ट। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स। होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स मतलब जिसके अंदर हमारे पास क्या हो, सिर्फ एक ही तरह का लिगेंड होना चाहिए। पहला ऑप्शन डाई अमाइन क्लोरिडो, हो गया कल्याण, अमोनिया भी हो गया, क्लोरीन भी हो गया, तो ये तो हेट्रोलेप्टिक हो गया, दो अलग अलग लिगेंड आ गए। पेंटा अमाइन कार्बोनेटो, अगेन 5 अमोनिया बोल रहा है और एक कार्बोनेट बोल रहा है, तो आ गए ना दो अलग अलग लिगेंड, मतलब ये भी गया, बराबर है। फिर क्या बोला है, ट्राई अमाइन टेरा एक्वा, मतलब 3 अमोनिया और 3 एक्वा, बराबर है, स्ट्रेट, ये भी गया क्योंकि दो अलग अलग लिगेंड आ गए। पोटेशियम, पोटेशियम तो काउंटर आयन होता है। ट्राई ऑक्सालेटो, खत्म। ट्राई ऑक्सालेटो मतलब सिर्फ और सिर्फ ऑक्सालेट यहां पर लिगेंड है। आई होप यू नो एल्यूमिनेट, मतलब एल्यूमिनियम तो हमारा क्या हो गया, मेन सेंट्रल मेटल है, और पोटेशियम क्या हो गया, उसका काउंटर आयन है जो उसको बैलेंस करता है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप देखोगे तो ऑक्सालेट अकेला ही यहाँ पर होमोलेप्टिक कॉम्प्लेक्स बना रहा है क्योंकि सिर्फ वही वहां पर प्रेजेंट है। ठीक है, सो वेरी इजी एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन फ्रॉम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। Weight of a 2 mole of organic compound which is obtained by heating sodium ethanoate with sodium hydroxide in the presence of calcium oxide। मतलब हमें क्या कहा जा रहा है कि सोडियम इथेनोएट को गर्म करना है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको मैं इजी कैटेगरी मानता हूं, बहुत बहुत तो इजी टू मीडियम, इतना भी मीडियम नहीं है, ये काफी इजी की तरफ ही है। क्योंकि देखो यहाँ पर आप रिएक्शन एक बार लिख लोगे ना तो आपको तुरंत समझ में आएगा कि ये तो NaOH का है, मतलब डिकार्बोक्सिलेशन है, डिकार्बोक्सिलेशन इसका कर दिया तो क्या बनेगा, मीथेन बनेगा। और मीथेन का अगर आपने क्या कर दिया, क्या बोला आपको, 1 मोल मीथेन यहां पर मिलता है जिसका वेट है 16, आपको क्या कर देना है, इसका 2 मोल प्रोडक्ट में कितना वजन आएगा, वेट ऑफ 2 मोल्स ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इन दिस रिएक्शन। तो इस रिएक्शन में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड बना है, दूसरा क्या बना है, Na2CO3 बना है, बराबर। एनीवेज वो कहीं पर ऑप्शन में नहीं है, मीथेन ही है 16, इसके 2 मोल का वजन कितना होगा, 32 होगा। सो 32 वुड गो फॉर द राइट आंसर, और सो दिस वुड बी द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। ओके, so we have discussed एंटायर सेक्शन ए, कंपलसरी क्वेश्चन हमने यहाँ पर पूरा डिस्कस कर लिया है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर टाइप वाइज वापस से, बराबर है, तो कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो मीडियम टू डिफिकल्ट कैटेगरी में जा रहे थे, तो हार्डली कुछ गिने चुने क्वेश्चन थे, लगभग 2 क्वेश्चन में कह सकता हूं कि 2 से 3 क्वेश्चन थे जो डिफिकल्ट, प्रॉपरली बोलो तो 2 डिफिकल्ट जिसमें डिसीजन मेकिंग वाज डिफिकल्ट, डिसीजन अगर बना लिया तो सही है, पर 2 डिसीजन मेकिंग में डिफिकल्ट थे, और एक मीडियम टू डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं समझता हूं, 1-2 क्वेश्चन मीडियम टू डिफिकल्ट थे, तो लगभग 4 क्वेश्चन यहाँ पर आप ओवरऑल देख सकते हो, जो 2 डिफिकल्ट, 2 मीडियम टू डिफिकल्ट। और मीडियम क्वेश्चन की अगर आप ओवरऑल पॉपुलेशन देखो तो लगभग 4 एक क्वेश्चन आपके मीडियम कैटेगरी के थे, तो 8 क्वेश्चन ऐसे थे जहां पर आपको थोड़ा सा चौकन्ना रहना है। बाकी तो सारे ही क्वेश्चन आपके स्ट्रेट जो हमने पास्ट ईयर क्वेश्चन की जिन्होंने अच्छे से सॉल्विंग करी है और अपने स्नैपशॉट वगैरह ढंग से किए रहेंगे, और फ्लैश कार्ड की रिवीजन जिन्होंने की है, और बेसिक प्रैक्टिस हमारी डीपीपी जो सारे कॉन्सेप्ट को कवर करती है वो किया है, तो भी मैं समझता हूं कि आपका पेपर बहुत अच्छा गया रहेगा। माँ सरस्वती की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, और आशा करता हूं फ्लाइंग कलर्स के साथ में, पेड़े के साथ में आपके क्लास के अंदर मुलाकात होगी। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।